हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसको आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अब आपको कंटिन्यू ये सब वीडियोस फिर से मिलते जाएंगे। हमने जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर 6 हमारा चल रहा था और उसमें हमने डीएनए के बारे में पूरा हमने अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़ा था। डीएनए रेप्लिकेशन तक, द्विगुणन, अर्धसंरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव विधि। तो इसके बाद जब डीएनए के सारे चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको प्रोटीन सिंथेसिस मेन पढ़ना है और प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज की क्लास में हम एमआरएनए और टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में पता रहेगा तभी हम प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एमआरएनए और टीआरएनए, आपको पता है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जब होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने देखा था डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, द्विरज्जुकी होता है। आरएनए एक रज्जुकी होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इनके क्षार के मध्य कोई युग्मन नहीं होता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ये सब स्ट्रक्चर आप जानते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं बच्चों। एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, सूचना वाहक, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत जब हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे वहां पर एमआरएनए और टीआरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब तक हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ना समझ ले हमें प्रोटीन सिंथेसिस समझ में नहीं आएगा। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एमआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए हम इसको कहते हैं। मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि मैसेंजर आरएनए आप जानते हैं, ये मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका में ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, डीएनए होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये इस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए से सूचना लेकर के यहाँ पर एमआरएनए अपना स्ट्रैंड बनाता है। एक आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा जो कैसा बनेगा, इस डीएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर ही बनेगा। यानी इसका जो एमआरएनए का निर्माण कहां पर होगा, केंद्रक में होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैसेंजर शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर यानी इसी के अनुरूप अपना क्षारों का संगठन करता है, डीएनए के अनुरूप। और फिर जब ये बन जाता है तब ये यहाँ से बाहर साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक पहुंचाता है सूचना को, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इस प्रकार एमआरएनए डीएनए से प्राप्त सूचना को लेकर राइबोसोम तक जाता है और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। इसीलिए हम इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए कॉपी किया डीएनए के अनुसार, डीएनए के स्ट्रैंड के अनुसार अपने आप को कॉपी किया, ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, यानी मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो हम इसको देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार एमआरएनए केंद्रक से, न्यूक्लियस से डीएनए की सूचना को साइटोप्लाज्म की राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन की भाषा में ट्रांसलेट करेगा, अनुवादित करेगा। वो सारी प्रोसेस हम प्रोटीन संश्लेषण में देखेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। जैसा कि हमने देखा ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। अगर हम इसके सिंगल स्ट्रैंड को देखें तो इसमें कुछ रीजन होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं,
कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसको हम देखेंगे। 5' से 3' एंड की ओर हम इसकी रचना को देखते हैं। तो 5' एंड में या 5' एंड पर सबसे पहला जो रीजन होता है वो कैप रीजन होता है, ये होगा कैप रीजन। उसके बाद नॉन कोडिंग रीजन रहेगा, यहाँ पर कोई कोडिंग रीजन नहीं होता है। कोडिंग के बारे में, जेनेटिक कोड क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पर नॉन कोडिंग रीजन रहेगा कैप के बाद, जहाँ पर किसी भी प्रकार की सूचना प्रोटीन को बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसे हम नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं। उसके बाद में जो रीजन रहेगा वो, इस रीजन में हम 2 प्रकार की क्षेत्र को देखते हैं, कोड करेंगे। एक होगा इनिशिएशन यानी समारंभन क्षेत्र। हमेशा जैसे ही कोडिंग स्टार्ट होगा, mRNA का सूचना प्रारंभ होगा, उस प्रथम रीजन को हम समारंभन क्षेत्र या इनिशिएशन रीजन कहते हैं। और इस रीजन में बच्चों हमेशा कोड रहेगा AUG, यानी AUG है वो इनिशिएशन कोडान कहलाता है। कोडान हमेशा 3 क्षार के क्रम से बना रहेगा, जिसके बारे में जेनेटिक कोड में बताया जाएगा। यहाँ आप इतना समझ लीजिए, AUG इनिशिएशन कोडान है, कोड वर्ड है, ठीक है, जहां से सूचना प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ होगा, प्रोटीन का बनना प्रारंभ होगा। तो समारंभन कोडान या इनिशिएशन कोडान हम AUG को ही कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर इनिशिएशन रीजन होगा जहां पर हमेशा AUG ही होगा। उसके बाद वाला जो पूरा रीजन होगा वो कोडिंग रीजन कहलाता है। इस कोडिंग रीजन में लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। 1500 न्यूक्लियोटाइड्स इस रीजन में रहते हैं। कोडिंग रीजन के बाद में जब पूरा कोडिंग की प्रक्रिया, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, होते रहती है, तब लास्ट में टर्मिनेशन कोडान रहेगा। टर्मिनेशन रीजन होता है यहाँ पर, अंतिम रीजन टर्मिनेशन कोडान वाला रीजन रहेगा। टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना, यानी अब काम क्या होगा, प्रोटीन बनाने का काम खत्म हो जाएगा। इसको हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तो टर्मिनेशन कोडान यहाँ पर रहेगा। टर्मिनेशन कोडान हमेशा 3 कोडान रहेगा, तीनों में से कोई भी एक कोडान यदि आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। क्या क्या रहेगा, या तो UAA आएगा, या UAG आएगा, या फिर UGA। तो ये समापन कोडान, टर्मिनेशन कोडान को हम हिंदी में समापन कोडान कहते हैं। जो तीनों में से कोई भी कोडान अगर इस रीजन में आ जाता है तो फिर प्रोटीन संश्लेषण का जो काम है बनना, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो ये टर्मिनेशन कोडान तीनों को कहते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इनिशिएशन कोडान क्या है, AUG, टर्मिनेशन कोडान क्या है, UAA, UAG और UGA। यहाँ पर टर्मिनेशन कोडान। लास्ट में जो एरिया होता है उसको, उस एरिया को कहते हैं पॉली ए अनुक्रम, पॉली ए सीक्वेंस या पॉली ए अनुक्रम। इस रीजन में एडेनिन बहुत अधिक मात्रा में रहता है, एडेनिन क्षार की मात्रा बहुत अधिक रहता है यहाँ पर, और इसलिए इसको पॉली ए सीक्वेंस कहा जाता है। तो mRNA के स्ट्रक्चर में इतना रीजन आपको बताना है। सिंगल स्ट्रैंड mRNA होता है, और यहाँ पर 5' एंड की तरफ से कैप रीजन रहेगा, फिर नॉन कोडिंग रीजन, फिर कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन में इनिशिएशन रीजन फर्स्ट रहेगा जिसमें AUG होगा, फिर टर्मिनेशन कोडान जिसमें 3 प्रकार के कोडान, तीनों में से कोई भी उपस्थित हो सकता है, और लास्ट में पॉली ए सीक्वेंस जो कि 3' एंड की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये mRNA का स्ट्रक्चर होता है। कैप रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि 5' एंड पर होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि कैप यहाँ पर नहीं होगा
तो इसी की सहायता से एमआरएनए जो होता है वो राइबोसोम से जाकर जुड़ेगा। तो अगर कैप रीजन नहीं है तो यह एमआरएनए राइबोसोम से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो एमआरएनए के बारे में इतनी जानकारी, आपको एक एक स्ट्रैंड रीजन के बारे में इतना आपको काफी है जानना। कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन सा इनिशिएशन रीजन है, कोडान है, और कौन सा टर्मिनेशन कोडान होता है, ये आपको जानकारी में रखना है। ये एंड ध्यान में रखिएगा, कैप रीजन 5 प्राइम एंड पर ही रहता है, पॉली ए सीक्वेंस 3 प्राइम एंड पर रहेगा। क्लियर बच्चों? तो ये मैसेंजर आरएनए यानी कि सूचना वाहक जो आरएनए होता है वो मुख्य रूप से डीएनए से सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है जहां पर प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका निर्माण न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको पूरक रज्जु भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एमआरएनए के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस में हमको काम आएगा, इसलिए हमें जानना जरूरी है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो आकार में छोटे होते हैं, और ट्रांसफर आरएनए जैसे नाम में है ट्रांसफर या स्थानांतरण, यह एमिनो एसिड को अपने में लाकर जोड़ता है, और जो मैसेंजर आरएनए लेकर के सूचना लेके आ रहा है उस सूचना के अनुसार एमिनो एसिड को जोड़ता है। ठीक है, और जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे कोर्स में क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में दिया हुआ है, और इस मॉडल को दिया गया था रॉबर्ट हॉली ने 1965 में रॉबर्ट हॉली ने इसका स्ट्रक्चर बताया था, और इसका स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल क्यों क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं? होता तो ये भी आरएनए ही है, यह भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड होने के बावजूद ये क्या होता है, आपस में फोल्ड हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आपस में जब फोल्ड हो जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। अगर हम इसकी रचना को देखें तो इस क्लोवर लीफ मॉडल में लूप होते हैं, इसके 5 आर्म होते हैं, भुजाएं होती हैं, और कौन कौन से साइट होते हैं इसको हम देखेंगे। इस प्रकार से हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि ये फोल्ड हो जाता है इस वजह से हमें ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, और बीच बीच में क्षारों का युग्मन भी हो जाता है। वो इतने पास पास आ जाते हैं कि इनके बीच में क्षारों का युग्मन हो जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब आप देखिए कोई एक सिंगल स्ट्रैंड है, अब ये मोड़ करके यहाँ से इस प्रकार से इस वाले के पास में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका जो क्षार है और इसका जो क्षार है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से फोल्डिंग की वजह से यह सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो डबल स्ट्रैंड की जैसा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड, इसमें जो क्षार है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, दोनों स्ट्रैंड के क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 5 भुजाएं होती हैं मेन, एक भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी भुजा, ये चौथी, और ये 5वीं भुजा। अगर हम इस पहली भुजा को बात करते हैं तो इस भुजा को हम कहते हैं एमिनो एसिड साइट, एमिनो एसिड बॉन्डिंग साइट कहते हैं, एमिनो एसिड बॉन्डिंग साइट। इस भुजा को हम कहते हैं एमिनो एसिड बॉन्डिंग साइट, मतलब
इसी भुजा में आकर एमिनो एसिड जुड़ता है। कौन सा एंड रहेगा? ये 5 प्राइम एंड रहेगा और यह 3 प्राइम एंड रहेगा। इस 3 प्राइम एंड को ही हम एमिनो एसिड बॉन्डिंग साइट कहते हैं। इस ट्रांसफर आरएनए के इस 3 प्राइम एंड पर ही एमिनो एसिड आकर के जुड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार का टीआरएनए भी पाया जाता है, जो अपने अपने एमिनो एसिड को ला करके जोड़ते हैं, आते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। 3 प्राइम एंड पर एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। और यहाँ पर एक और विशेष बात है, और खास बात है, यहाँ पर जो क्षार रहेंगे वो कौन सा रहेगा? सी और ए। CCA इस एंड पर रहता है और OH ग्रुप जो रहता है यहाँ पर फ्री रहता है। यहाँ पर OH ग्रुप फ्री रहता है और यहीं पर आकर एमिनो एसिड क्या होगा? जुड़ेगा। तो इस साइट की 3 मुख्य बातें। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस 3 प्राइम एंड पर एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। यहाँ पर जो क्षार का क्रम रहता है वो CCA होता है, OH ग्रुप यहीं पर फ्री होता है। ठीक है, तो ये इस वाली भुजा की मुख्य बातें। अगर हम इस दूसरी भुजा की बात करें, आप इस दूसरी भुजा में जैसे ही आते हैं आपको यहाँ पर एक लूप दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लूप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लूप दिखाई दे रहा है और हमने यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया है, ये खाली है क्योंकि इस लूप में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ असामान्य क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से असामान्य क्षार पाए जाते हैं? यहाँ पर जो होता है इसे हम कहते हैं 2T स्यूडो यूरेसिल लूप, या हम इसको कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग आर्म। राइबोसोम बाइंडिंग आर्म। इस भुजा को राइबोसोम बाइंडिंग आर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी आर्म के द्वारा यह राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्यूडो यूरेसिल नामक असामान्य क्षार के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है और इसको टी स्यूडो यूरेसिल सी लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले लूप की बात हो गई। अब आते हैं इस वाले लूप पर। ये जो भुजा दिख रही है ये बहुत ही छोटी सी होती है, इसको वेरिएबल आर्म कहते हैं। ये भुजा वेरिएबल आर्म कहलाती है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट लूप में अगर हम आते हैं तो इस वाले लूप को कहा जाता है एंटीकोडान लूप। एंटीकोडान लूप कहा जाता है। इस लूप की विशेषता ये होती है कि यहीं पर mRNA सूचना लेकर आएगा। ये mRNA है, mRNA कोडान सूचना लेकर के आता है और जो भी कोडान यहाँ पर रहता है, जैसे कि हमने कहा था फर्स्ट कोडान हमेशा कौन सा रहेगा? AUG। अगर mRNA पर यहाँ पर एक फर्स्ट कोडान AUG है, इस कोडान को यह ट्रांसफर आरएनए पहचानता है। मान लीजिए यहाँ पर A के अपोजिट क्या आ जाएगा? U आएगा, A और C। तो इस प्रकार इस कोडान के अनुसार पहचान करके फिर इस कोडान के आधार पर ही वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे सूचना यहाँ पर आती जाएगी वैसे वैसे ये खिसकते जाएगा और इस mRNA के कोडान को tRNA पहचानेगा और वह पर्टिकुलर tRNA इस पर्टिकुलर कोडान के आधार पर उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को यहाँ पर लाकर जोड़ेगा। ठीक है,
तो हर एमिनो एसिड का अलग अलग कोडान होता है जो कि हम जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। तो जैसे ये AUG है, यह मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। अगर यहाँ पर AUG आता है तो यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड आकर जुड़ेगा? मिथियोनिन। तो इस प्रकार mRNA पर उपस्थित कोडान के आधार पर tRNA इसको रीड करेगा, इसकी सूचना को लेगा और उसके आधार पर एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ता है। अब हम इस लूप की बात करें तो इसको DHU लूप या D लूप कहते हैं, है ना। DHU क्या है? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप होता है और ये एक असामान्य क्षार होता है। अच्छा, यहाँ पर इस असामान्य क्षार की वजह से यहाँ पर लूप नहीं बनता और यहाँ पर जो असामान्य क्षार होता है वो होता है आइनोसिन। ये असामान्य क्षार है सब, डाइहाइड्रोयूरिडीन, आइनोसिन और स्यूडोयूरेसिल। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर लूप नहीं बनता है। अब इस डी लूप की और क्या विशेषता है? इस डी लूप पर ही एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो होता है यहाँ पर कार्य करता है। और जब तक एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर आकर नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये कौन सा साइट है? एमिनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। ये एंजाइम के जुड़ने से ही यह प्रेरित करेगा कि एमिनो एसिड यहाँ आकर के जुड़े। क्लियर? तो ये साइट होता है एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग साइट। यहाँ पर ये एंजाइम आकर के बाइंड होगा, तब पर्टिकुलर एमिनो एसिड को प्रेरित करेगा कि वो इस 3 प्राइम एंड पर आकर वो एमिनो एसिड जुड़े। क्लियर बच्चों? तो ये आपको 5 मुख्य, एकदम इन शॉर्ट, बहुत ही मुख्य बातें ट्रांसफर आरएनए में, क्लोवर लीफ मॉडल में इसमें बताया गया है। 5 प्राइम एंड को आपको यहाँ पर फ्री रखना है, 3 प्राइम एंड पर ही क्षार का क्रम बनाना है। CCA OH ग्रुप यहाँ फ्री रहेगा। इस साइट को एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट कहेंगे। सेकेंड लूप जो रहेगा T स्यूडो यूरेसिल C लूप। स्यूडो यूरेसिल एक असामान्य क्षार होता है जो इस लूप पर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बन पाता। यह राइबोसोम बाइंडिंग आर्म भी कहलाता है। इस राइबोसोम बाइंडिंग आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से ये जुड़ता है। एंटीकोडान लूप जो होता है यह mRNA पर उपस्थित कोडान को, सूचना को रीड करता है और उसी के अनुसार वह एमिनो एसिड को यहाँ पर लाकर जोड़ता है। यहाँ पर आइनोसिन असामान्य क्षार पाया जाता है। DHU या D लूप में एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। यह इस पर्टिकुलर एंजाइम को यहाँ पर बाइंड करता है और इस एंजाइम के बाइंड होने से, जुड़ने से ही वह प्रेरित करता है कि अमीनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़े। यहाँ पर ये डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन असामान्य क्षार के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांसफर आरएनए है मुख्य रूप से एंटीकोडान लूप जो होता है mRNA पर उपस्थित कोडान को या सूचना को रीड करके उसी के अनुसार एमिनो एसिड को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में बच्चों आपको ये mRNA और tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे।